हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर्स की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आगे भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले एक बार आप ज़बरदस्त रूप से इस वीडियो सेशन को सभी स्टूडेंट्स के पास में शेयर कर देंगे, जो भी स्टूडेंट्स कक्षा 10 की तैयारी में लगे हुए हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो सेशन को सभी के पास शेयर करेंगे। और स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और बेल आइकन को ज़रूरी आपको प्रेस करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, या फिर 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पर देखेंगे ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि बोर्ड परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन समतल दर्पण के विषय में दूंगा, क्योंकि एक बार यदि आपने समतल दर्पण पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उन सभी को आप कर पाएंगे। तो इससे पहले कि इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है अनंत। यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। अब अनंत क्यों होती है? किसी बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है कि भाई अनंत क्यों होती है। तो इसको समझने का तरीका हमारे पास क्या है कि देखिए, जब हम समतल दर्पण लेते हैं, हम इस टाइप का कोई दर्पण लेते हैं और दर्पण के सामने जो वस्तु सपोज u डिस्टेंस पर रखी है, दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी डिस्टेंस पर रखी है? u डिस्टेंस पर रखी है। यहाँ पर सपोज कोई वस्तु रखी है, तो आप सभी जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी रहती है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो v का मान होगा, दैट विल बी इक्वल टू u। भाई u के बराबर होगा, क्योंकि u और v आपस में क्या होती है? ये आपस में बराबर होती है। किस पर? समतल दर्पण में। तो यहाँ देखें, अभी हमारा जो दर्पण का जो सूत्र है, और दर्पण के सूत्र के अनुसार 1/f इजगल टू क्या होगा? 1/v माइनस प्लस 1/u। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/v, v की जगह क्या रखेंगे? हम u रखेंगे। अब ये देखिए, ये जो u है इधर वाला, ये होगा माइनस में, क्योंकि इधर की दूरी माइनस में होती है, यहाँ पर माइनस होती है और इधर की प्लस में होती है। तो यहाँ देखिए, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। यानी कि 1/f की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0 आ गई। क्या आई? 1/f की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर 0 आ गई है। तो अब 0 आ गई है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम इसके बाद में, यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है 1/f का मान हमारा आ गया 0। तो 0 इसके नीचे लेके आओ और f को इधर ले आओ, तो f इजगल टू क्या होगा? 1/0। और समथिंग अपॉन जीरो ये होता है इनफाइनाइट, और ये क्या है? f फोकस दूरी। तो इसका मतलब फोकस दूरी क्या आ गई? इनफाइनाइट आ गई। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अभी हम समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। और आभासी के लिए मैंने हमेशा बताता हुआ आया हूँ कि जब भी आभासी होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा, इसके विषय में हमें जानकारी लेनी है कि वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक और पॉइंट है इसका कि एक इनफाइनाइट, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, एक और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये देखिए, कोई वस्तु दर्पण की ओर सपोज v चाल से यदि चलती है,
तो प्रतिबिंब उसकी ओर 2v चाल से चलता हुआ प्रतीत होता है, ये भी हमें याद रखना है। एक और पॉइंट है इसका, ये भी हमें याद रखना है कि किसी समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब यदि हमें देखना है तो दर्पण की जो लंबाई है वो उसकी यानी कि उसकी लंबाई की यानी कि ऑब्जेक्ट की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट की लंबाई की आधी है दर्पण की लंबाई, तो वस्तु का उसमें पूरा पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो इतनी बातें हमें समतल दर्पण से याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं ये सभी बातों के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ था ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे आप। अभी हम सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो देखिए अभी मैंने इसको कराया था कि अभी मैंने इसकी विशेषता जो बताई थी, क्वालिटी बताई थी, उन सभी के विषय में आपको मालूम है, और ये भी देखो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए यदि आपको आंसर आता है तो। यदि आपको आंसर आता है तब भी, और यदि नहीं आता है तब भी, क्योंकि आपका जो रेस्पॉन्स है वो मेरे तक पहुंचेगा, और बाद में आप अपने क्वेश्चंस को भी मैच कर पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, यानी कि समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप देख सकते हैं 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवर्धन क्या होता है, यानी कि दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो जब दर्पण का जो आवर्धन होता है वो होता है हमारा m=I/O, या फिर हम बोल सकते हैं V/U। यहाँ पर देखते हैं I/O मतलब प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं V/U में, यानी कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी अपॉन वस्तु की दर्पण से दूरी। तो यहाँ पर हमें आपको एक चीज़, एक फैक्ट मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जब शुरू का क्वेश्चन कर रहा था एकदम स्टार्टिंग वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा केस है किसका, समतल दर्पण का, यानी कि प्लेन मिरर का। यहाँ पर हमारा केस है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि U= क्या होता है, V होता है, यानी कि वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर U की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, V के बराबर। तो रख दीजिए इस फॉर्मूले में। तो M= क्या होगा, V की जगह भी हम U रख लेते हैं, तो U/U आएगा, U से U कट जाएगा तो हमारा आएगा 1। तो M की वैल्यू क्या आई, 1, यानी कि प्लेन मिरर के लिए M का मान क्या होता है, 1 होता है आवर्धन का मान। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूं कि एकदम आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसी के साथ में आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, सो दैट सभी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाएँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकस दूरी और दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, ये आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था तो उसमें पता लग गया होगा। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये जो है 2017 और 2014 में दोनों बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल है एकदम। आपको इसका रिलेशन मैंने आपको बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F=1/R/2 होता है। F=R/2 होता है, या इसको मैं R=2F भी लिख सकता हूँ, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इस तरह से हम एक रिलेशन पे पहुँचे हैं, R=2F या फिर F=R/2।
2। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारा ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमें क्या दिया है, फोकस दूरी f का मान दिया है कितना 12, और फिर हमारे से क्या पूछा गया है, हमारे पूछा गया है वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल R का मान। तो अभी कुछ देर पहले ही यानी कि मैंने बताया कि जो कैपिटल R होता है वो डबल ऑफ फोकस दूरी होता है, यानी कि फोकस दूरी का दूना होता है। तो 2 इंटू एफ यानी कि 12 इजिकल टू कितना होगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर डी इसका करेक्ट है। आप भी अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, क्योंकि यदि आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो मेरे तक पहुंचेगा और आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी तैयारी का जजमेंट होगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। ये श्रृंखला हमारी चलती चली जाएगी, तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसकी सूचना आपको मिलेगी बिना किसी रुकावट के और बिना किसी खर्च के। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल आपके लिए, इसमें कोई भी आपको कुछ चार्ज नहीं लगता है, एकदम सामाजिक सेवा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है और आपका बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की है। तो यहाँ पर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका असाइनमेंट है, इसको आपको करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी, अब की बार वक्रता त्रिज्या दिया और फोकस दूरी पूछ लिया। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन 2 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 2022 और 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको भी आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लेकिन इसमें बड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा क्लू दिया है वो आपको समझ आना चाहिए। तो नहीं तो फिर मैं इसको क्वेश्चन को कराई देता हूँ। चलो ठीक है, मैं इसको कराई देता हूँ। तो यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या हमारी क्या दी, आर की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें क्या बतानी है, फोकस दूरी बतानी है। अब देखिए फोकस दूरी बतानी है तो जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक में ली जाती है, यही बस यहाँ पर क्लू का काम करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस होगी तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, एफ इजगल टू क्या होगा, जो एफ इजगल टू हम लिखेंगे ना r/2, तो आर यहाँ पर माइनस की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी माइनस की, क्योंकि फोकस दूरी हमारी माइनस में आती है। तो फोकस दूरी क्या होगा, माइनस आर की वैल्यू क्या है हमारी 20 और अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो 2 से कटेगा 20, क्या आ जाएगा 10, यानी कि माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या आएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए बोर्ड वाले ने आपको कंफ्यूज करने का पूरा यानी कि काम लगा रखा है। आपका -10 सेंटीमीटर भी दिया है और 10 सेंटीमीटर भी दिया है, तो बहुत सारे स्मार्ट बच्चे 10 सेंटीमीटर को ही चूज करेंगे और अपना आंसर गलत करके आ जाएंगे। तो आपको आंसर गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को घूमना है, तो इसका मतलब आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए। यही हमारा कंसेप्ट होता है इस चैनल का कि यहाँ पर हम आपका दिमाग नहीं घूमने देते हैं, क्वेश्चन भले ही कितना ही घूमे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 सेंटीमीटर माइनस का इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो ये भी देखिए 2 साल पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आजकल ये ट्रेंड उल्टा हो गया है, यानी कि वस्तु की स्थिति देगा, वस्तु का आकार देगा और
वस्तु के विषय में यानी कि देगा कि कहाँ पर उसकी पोजीशन रखी है, स्थिति देगा, आकार देगा, ठीक है ना। और आपसे पूछ लेगा कि भाई ये तो दर्पण का नाम बताइए, या फिर आपसे पूछ लेगा कि वो कहाँ पर रखी होगी जिससे कि ये वाली पोजीशन हमें प्राप्त होगी। तो आजकल इस टाइप के उल्टे उल्टे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वस्तु अनंत पर रखी है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते हैं आजकल आते हैं उल्टे क्वेश्चन एकदम, कि वापस यानी कि प्रतिबिंब से सीधा वस्तु की तरफ बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। कि जब भी हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु जब सामने रखते हैं तो मतलब क्या है, या तो हम अनंत पर रखें या फिर अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य में रखें, तो वस्तु का हमें प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? वास्तविक मिलेगा। और यदि वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, तो उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है। तो ये हमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। क्या होगा इसका राइट आंसर? अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में 10 आना चाहिए। चलो देख लेता हूँ 10 कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नहीं हमारा, शायद इसमें कुछ मिस हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम अगले वाला यही क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 वाला मिस हो गया, 10 और 11, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम 12th के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब की बार देखें क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव, देखो यहाँ पर अपने आप इसमें बता दिया कि उत्तल दर्पण है, तो कभी कभी पर उत्तल दर्पण यानी कि इस तरह से बताएगा अभिसारी अपसारी के रूप में, तब आपको भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकृति का होगा, यानी कि किस प्रकृति का होगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनंत व उत्तल दर्पण के बीच ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव कहाँ पर बनता है? वो सदैव दर्पण के पीछे बनता है, और P व F के बीच में बनता है। P व F के बीच में बनता है, यानी कि ध्रुव और जो हमारा मुख्य फोकस है उसके बीच में बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मैं इसकी फिगर भी दिखाना की आपकी कोशिश करूँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर को कि इस तरह से जो वस्तु है अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य यहाँ पर रखी है। ये वाली वस्तु यहाँ पर रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम वस्तु को इस तरह से यहाँ पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के ध्रुव और जो मुख्य फोकस है उसके मध्य में बनता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है कि दर्पण के यानी कि पीछे बनता है तो इस स्थिति में, और P व F के बीच में बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है। और जब आभासी बनता है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा किरण आरेख चित्र में दर्शाए गए लेंस पर आपतित प्रकाश किरण के सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि कौन सा सर्वाधिक मोस्ट सूटेबल है। तो मोस्ट सूटेबल का मतलब यही है कि यहाँ पर जो हमने 3 रूल बताए थे, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के, तो वहाँ यहाँ पर लेंस दिया है तो लेंस से प्रतिबिंब बनने के भी 3 रूल हमने बताए थे, तो वे आपको याद रखनी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये देखिए कौन सा मोस्ट सूटेबल रहेगा। तो मोस्ट सूटेबल के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे सही सूटेबल है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि जो प्रकाश की जो किरण है वो मुख्य फोकस से जा रही है। जैसे मुख्य फोकस से जाती है तो अपवर्तन के पश्चात, लेंस के अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या निर्गत होगी या फिर बाहर निकलेगी। तो इस तरह से इसका जो मोस्ट सुटेबल होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें क्या दिया है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या देखिए क्या बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि उस वस्तु का प्रतिबिंब के विषय में हमें बताना है, कहाँ पर बनेगा और किस टाइप का बनेगा, ये स्थिति मतलब हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। जो जो चीज़ हमें दी है वो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है। सबसे पहले आपका काम है ये चेक करना कि आपका दर्पण कैसा है। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि दर्पण आपका कैसा है, ठीक है ना। जैसे आपको पता लग जाएगा कि दर्पण आपका मतलब इस टाइप का है कि आपका उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फोकस दूरी लेंगे। क्योंकि यदि अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण की जो एफ होती है वो होती है माइनस में यानी कि ऋणात्मक, तो इसकी माइनस में होगी कितनी? माइनस 10 सेंटीमीटर। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया है कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। इसका मतलब जो u का मान दिया है वो कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन दर्पण के सामने रखी है यानी कि लेफ्ट साइड में रखी है, तो लेफ्ट साइड में वस्तु की स्थिति क्या होती है? माइनस में होती है। तो इसका मान भी क्या होगा? माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो अभी दर्पण का जो सूत्र होता है फोकस दूरी वाला, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा 1/f इजकल टू 1/v। और प्लस का होता है दर्पण में क्या होता है? लेंस के लिए क्या होता है? लेंस के लिए होता है हमारा लेंस के लिए होता है हमारा माइनस में, जबकि दर्पण के लिए हमारा होता है प्लस में। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दर्पण और लेंस में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था आपको कि लेंस के लिए लेस वर्ड यूज करो और दर्पण के लिए इसका उल्टा कर दो। तो सीधा क्या होगा? 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसमें अभी हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, तो यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, तो आप यहाँ पर इसमें सीधे सीधे इसमें फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो जैसे हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1/-10 इजकल टू माइनस का 1/ यहाँ पर सीधा v लिख दीजिए पहले, और माइनस का 1/ क्या होगा? 20, ठीक है। और इस 20 को हम इधर लेके आ जाएंगे दूसरी साइड में, तो क्या होगा हमारा? या इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 1/20 माइनस 1/10 इजकल टू 1/v। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ सो दैट आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या होगा? 1/v इजकल टू 1/20 माइनस 1/10। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके जो 20 आएगा तो यहाँ आएगा 1 - 2, तो ये हो जाएगा -1/20। अब देखिए इसको हम उल्टेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो इसको भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, उलट देंगे, तो सीधा v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का कितना? 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो u की वैल्यू है वो v के बराबर है। u की वैल्यू v के बराबर है, क्योंकि u की मान जो दिया गया था वही v का मान हमारा निकल के आ गया है। दूसरा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्यों वक्रता केंद्र पर बनेगा? क्योंकि खुद ही देखिए, क्योंकि ये फोकस दूरी क्या है? 10, और हमारी जो वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता त्रिज्या, इसका मान कितना आया? v का मान कितना आया और u का मान कितना आया? 20, यानी कि इसका डबल आया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया था, वो आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छी तरह से हमने इसको समझा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, यानी कि लंबवत 90 डिग्री पर आपतित होती है, ठीक है, तो अपवर्तन कोण होगा, तो अपवर्तन कोण का मान होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज कोई पृष्ठ है, यानी कि ये हमारा कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, दो माध्यमों का पृष्ठ है, यानी कि ऊपर हमारा एयर है, नीचे हमारा वाटर या कांच है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा ये क्या है, हमारा ये अभिलंब है। तो इस अभिलंब में, यानी कि ठीक इसी अभिलंब से यदि हम प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो आपतित किरण सीधी निकल जाती है। आपतित किरण क्या होती है, सीधी निकल जाती है, नहीं माध्यम में कोई विचलन इसका नहीं होता है। जब सीधी निकलेगी तो इसका मतलब हमारा कोई भी एंगल नहीं बनेगा, यानी कि आपका अपवर्तन कोण भी नहीं बनेगा। जब अपवर्तन कोण नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके विषय में बताना चाहूँगा कि यदि प्रकाश की कोई किरण, यदि कोई प्रकाश की कोई किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत, किसी पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो वह किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसका कारण यह है कि अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन क्या है। जो उत्तल लेंस होता है उसके लिए सत्य कथन क्या है। अब यहाँ देखिए, जो उत्तल लेंस होता है वो इस तरह का बनी हुई फिगर होती है, और जबकि हमारा जो अवतल लेंस होती है, अवतल लेंस होता है वो इस टाइप की फिगर होती है, ठीक है। तो अभी देखिए उत्तल लेंस में क्या दिया है, यह बीच से मोटा होता है, यह बीच से मोटा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। यह किनारों पर पतला होता है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए बीच से मोटा और किनारों पर पतला, तो इसका मतलब जो जो इसमें दिया है वो हमें मिल रहे हैं। यह बीच में पतला होता है, ये हमारा नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका यह किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। इसका मतलब ए और बी, इसके दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, ए और बी, क्योंकि किनारों पर क्या से क्या होगा, मोटा होता है, जबकि बीच में पतला क्या होता है, ये अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1.0 अपूर्णांक का एक पारदर्शी पदार्थ निर्वात में रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करने वाले एक प्रकाश की किरण सतह पर विचलित होकर अभिलंब से, यानी कि उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी पदार्थ का अपूर्णांक 1.0 दिया है, या फिर निर्वात का अपूर्णांक या निर्वात का अपूर्णांक, यानी कि दोनों क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, तो निर्वात से होकर जब पदार्थ में जाने पर प्रकाश का जो अपवर्तन नहीं होता है, जब भी निर्वात से पदार्थ में जाते हैं यदि उनके अपवर्तनांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश की किरण अविचलित रहेगी। प्रकाश की किरण क्या होगा, उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अविचलित रहेगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में प्रकाश की चाल कितनी दी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल, यानी कि पदार्थ में चाल, तो पदार्थ में चाल दिया 15 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। तो बोला जाता है कि पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। तो मैंने आपको इससे पहले मतलब एक बार बताया था कि वायु के सापेक्ष यदि हम अपवर्तनांक लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है ANG। हम क्या लिखते हैं, ANG। तो ए का मतलब जो पहली चीज़ लिखी जाती है, तो हवा के सापेक्ष, यानी कि वायु के सापेक्ष, जी मतलब कोई माध्यम होगा, कांच होगा, तो उसका अपवर्तनांक, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि जो शुरू में लिखते हैं वो तो आता है ऊपर, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल c अपॉन उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि v। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बना कि ANG बराबर होगा c/v।
अब इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन वी, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से इसको हम कट करेंगे, यहाँ पर 1.5 है, ध्यान देना यहाँ पर क्या है 1.5, देखिए यहाँ पर 1.5 है, प्रकाश की जो इसमें चाल दी है ना वो दिया है 1.5, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है हमारा 1.5। तो इस तरह से जब हम इससे 1.5 से 3 को काटेंगे, यहाँ पर सीधा डायरेक्टली 2 आ जाएगा, और 10⁸ से 10⁸ हमारी कट जाएगी। तो यानी कि ANG की वैल्यू हमारी आई 2 आया। तो इसका मतलब जो उसके अपूर्णांक का मान आया, यानी कि हवा के सापेक्ष माध्यम का जो अपूर्णांक आया वो आया हमारा 2। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हमने समझा कि पदार्थ का अपूर्णांक क्या होता है, कि वायु में प्रकाश की चाल अपॉन जिस माध्यम में हम निकाल रहे हैं, उस जिस माध्यम के सापेक्ष ले रहे हैं, तो इस तरह से हम उसमें उसको नीचे रख के उसको हम निकाल पाएंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 19 क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अपूर्णांक का एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपूर्णांक को आप अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि अपूर्णांक के विषय में बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाता है। तो क्या है क्वेश्चन, कि वायु में प्रकाश की चाल, अभी देखिए वायु में प्रकाश की चाल को मैंने सी लिखा था, तो कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड 8 है यहाँ पर। और अपूर्णांक क्या दिया है, अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की चाल बतानी है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया है, अब की बार ANG का मान दे दिया, अब की बार किसका मान दे दिया, ANG का मान दे दिया, यानी कि वायु के सापेक्ष पदार्थ का यानी कि कांच का अपूर्णांक दे दिया ANG, कितना दिया भाई 3/2। तो अब ANG बराबर क्या होता है, हमें पता है कि ANG बराबर क्या होता है, कि वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है। तो माध्यम में पूछा है, तो देखिए ANG बराबर क्या होगा 3/2, और इजगल टू हमारा प्रकाश की चाल दिया 3 × 10⁸ और अपॉन V। अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखिए 3 से तो 3 कट गया, आपको ऊपर ही डायरेक्टली काट दो, तो V यहाँ पर पहुँच जाएगा, 2 उधर पहुँच जाएगा सीधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा V = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहे होंगे, एकदम सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि हमने उन सभी क्वेश्चनों को लिया है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स की पुराने साल की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपना कमेंट लिखते रहिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अभी हम पहुँचते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सेशन, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन भी अपूर्णांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कितना है, 3/2 है। क्या है, 3/2 वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो अभी मैंने बताया है, इसको लिखने का तरीका क्या था, ANG बराबर क्या दिया है 3/2, यही तो तरीका बताया था कि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक को इस तरह से हम लिखते हैं। तो अभी हमें बताना है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक उल्टा पूछा गया है, उल्टा, यानी कि GNA। जब कांच के सापेक्ष बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, GNA। तो एक फॉर्मूला ये होता है, यदि हमें इनको उल्टे करना है, तो यदि हमें इनको उल्टे करना है तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, इसको भी क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि इसको उल्टा लिख दो। तो उल्टा कैसे लिखेंगे, इसमें आप देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/GNA, GNA यहाँ पर ऐसे लिख दो, ये n है 1/GNA, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये हमारा क्या है 1/GNA, यानी कि यहाँ पर a है, क्या है यहाँ पर a है, ये हमारा a है, तो GNA। तो इसलिए अभी देखिए, अब सीधा GNA बराबर क्या होगा, ये तो इधर आ जाएगा और ये भाई साहब नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो GNA = क्या होगा 1/ क्या हो जाएगा ANG, क्या हो जाएगा ANG। तो 1/ANG हुआ, तो इसका मतलब जो हमें दिया है इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/3। जब हम इसमें 3/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा,
तो क्या आ जाएगा इसका 2/3। तो 2/3 मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से आपने देखा वीडियो सेशन में कि हमने उन सभी क्वेश्चनों को ऐड किया है जो प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा में पूछे गए हैं, और आगे भी उन सभी क्वेश्चनों को हम वीडियो सेशन में लेकर के आएंगे जो प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो आपसे बस केवल एक ही गुजारिश है, ये गुजारिश क्या है कि आपको इस सेशन को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और इस वीडियो को दमदार तरीके से अपने सभी फ्रेंड्स के पास में इसको शेयर कर देना है, सो दैट इस वीडियो का उन सभी को लाभ पहुंचे जो भी स्टूडेंट्स 10th में हैं और 10th की परीक्षा यानी कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो सेशन रामबाण सिद्ध होगा। और आने वाली वीडियो जो उसका पार्ट 2 आएगी, उस वीडियो में आप खुद ही जजमेंट करेंगे कि ये चैनल आपके लिए कितना लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम सभी उन सभी क्वेश्चनों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आपने इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखा, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, पार्ट 2 के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपना एक सुंदर सा कमेंट एक कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक बिल्कुल लिखना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी करना न भूले। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। जय हिंद, जय भारत।